हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट तो बच्चे जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट को मोस्टली स्किप कर देते हैं। तो मैं आज आपको एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करा के चलूंगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना, कहीं पे सेव करके रख लीजिए ताकि आप उसको बार बार देख के अपने पूरे मार्क्स थ्योरी के अंदर लेकर आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम की थ्योरी पार्ट। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, जितना इंपॉर्टेंट इसका प्रैक्टिकल है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी है। तो हम दोनों को करके आराम से हमारे 10-15 मार्क्स का जो भी चैप्टर है पूरा का पूरा स्कोर करते हुए चलेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो हम लोगों के पास टॉपिक आता है नेशनल इनकम की थ्योरी के अंदर, वो यही आता है, दैट इज हमारे पास आता है टाइप ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। टाइप ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर कितने टाइप के गुड्स होते हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, 4 तरीके के गुड्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फाइनल गुड्स। नंबर 1 इज, आप लोग भी साथ साथ लिख सकते हैं, नंबर 1 इज फाइनल गुड्स। नंबर 2 जो हमारा होता है दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात उठती है कि फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है, और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स कौन कौन से होते हैं। तो टोटल हमारे 4 होते हैं। थर्ड वन इज कंज्यूमर गुड्स और फोर्थ वन इज कैपिटल गुड्स। तो इकोनॉमी में टोटल कितने टाइप के गुड्स होते हैं? 4। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। बड़े ध्यान से सुनना। मान लो ये घड़ी है, दिस इज रेडी टू यूज, मैंने इसको पहन रखा है, ये फाइनल गुड्स है, इसको कुछ और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि मैं एक दुकान पे गया जो सैंडविच बनाता है और उसने ब्रेड खरीद रखी है, तो उसके लिए ब्रेड कौन सा हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन उसका सैंडविच क्या हो गया? फाइनल गुड्स। एमआरएफ के टायर मारुति सुजुकी के लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल उसके लिए। लेकिन कार क्या हो चुकी है उसके लिए? फाइनल गुड्स। तो एक होते हैं आपके फाइनल गुड्स, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स जिनको आगे भी प्रोसेस करना है, जिनको आगे भी प्रोसेस करना है। ये रेडी टू यूज है, रेडी टू यूज, इनको बोलते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जो हम यूज करते हैं हम डे टू डे लाइफ में, और प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स जो हमारे कौन से होते हैं? फिक्स एसेट्स वाले गुड्स हो जाते हैं, इनको बोला जाता है हमारे कौन से? कैपिटल गुड्स। तो इकोनॉमी में टोटल कितने हो जाते हैं? 4 तरीके के। तो सबसे पहला फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि कौन कौन से हो जाते हैं? जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें, मेरा शर्ट पहन लिया, कुछ खाने पीने को लिया है, लेकिन फिक्स एसेट्स को क्या बोला जाता है? हमारा कैपिटल गुड्स। तो कोई भी आप लोगों से पूछ ले कि इकोनॉमी में कितने तरीके के गुड्स होते हैं, तो आंसर क्या बोलोगे? 4 तरीके के गुड्स होते हैं। आई होप आपको याद होगा। टॉपिक नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, टाइप ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। टॉपिक नंबर 2 आता है हमारे पास, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान से सुनना, जहां पर भी अपने पैसा लगा रखा है उसको क्या बोला जाता है? हमारा इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि पैसा आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे फिक्स एसेट्स में चाहे कहीं पर भी। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक होता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कि बड़े ध्यान से सुनना। मान लो मैंने फर्नीचर खरीद लिया, मान लो मैंने एसी खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, शेयर मार्केट में बहुत सारा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा दिया, तो ये मेरे हो जाते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, है ना। फर्नीचर, एसी, बिल्डिंग, मशीन, गाड़ी, बाइक, ये सारे कौन से हो जाते हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो मेरा स्टॉक है, यानी कि जो मैं दुकान पे बेच रहा हूं, माल है मेरा, उसको क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बोलो बात समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट आपके कितने तरीके के हो जाएंगे? सर इन्वेस्टमेंट हमारे 2 तरीके के हो जाएंगे। पहला हो जाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो जाता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 2। आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट हमारे होते हैं 2 तरीके के लिए। आई होप आपको समझ में आया। थर्ड होता है टाइप ऑफ ट्रांसफर इन द इकोनॉमी। कितने तरीके के ट्रांसफर होते हैं? तो पहले मैं आपको 2 बताता हूं। एक होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर और एक होता है इनवॉलेंट्री ट्रांसफर। पहले आप ये 2 सीखिए। पहला होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर और एक होता है इनवॉलेंट्री ट्रांसफर। तो वॉलेंट्री ट्रांसफर कौन से होते हैं? जो हम हमारी स्व इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, यानी कि हमारा मन होगा तो हम करेंगे, नहीं मन होगा तो हम नहीं करेंगे, उनको बोला जाता है वॉलेंट्री ट्रांसफर। और इनवॉलेंट्री ट्रांसफर कौन सा होता है? जो हमारे पे फोर्स किया गया है, जबरदस्ती, जानबूझ के। तो वॉलेंट्री ट्रांसफर जैसे मैंने डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दी, किसी को गिफ्ट कर दिया, ये सब होते हैं अपनी इच्छा से, तो इनको बोला जाता है वॉलेंट्री ट्रांसफर।
लेकिन इनवॉलेंट्री मैं करना नहीं चाहता लेकिन मुझे करना पड़ेगा, जैसे कि टैक्स। टैक्स कौन सा होता है? इनवॉलेंट्री ट्रांसफर, यानी कि मुझे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो बताओ कौन कौन से हुए? एक होता है वॉलेंट्री, दूसरा होता है हमारा इनवॉलेंट्री। ऐसे ही एक होता है करंट ट्रांसफर और एक हो जाता है कैपिटल ट्रांसफर। तो एक हो जाता है हमारा कौन सा? करंट ट्रांसफर और दूसरा हो जाता है चौथा कैपिटल ट्रांसफर। यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे? 4। सबसे पहला कौन सा हो जाता है हमारा? वॉलेंट्री, दूसरा इनवॉलेंट्री, तीसरा हो जाता है हमारा करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर वो वाले ट्रांसफर होते हैं जो हमने करंट इनकम से करे हैं, यानी कि ट्रांसफर विच आर मेड आउट ऑफ द करंट इनकम, इनको बोला जाता है हमारा करंट ट्रांसफर। जैसे कि हमने फूड खरीद लिया, हमने मेडिसिन खरीद ली, ये सारे हमारे कौन से हो जाते हैं? करंट ट्रांसफर। और जो चौथा होता है वो हमारे कौन से हो जाते हैं? कैपिटल ट्रांसफर, यानी कि ये हमारी वेल्थ में से, यानी कि हमारी सेविंग में से निकाले जाते हैं, तो इनको बोला जाता है हमारा कौन सा? कैपिटल ट्रांसफर। मैं आपको बड़े ध्यान से समझाता हूं। मेरे पास गोल्ड पड़ा था, मैंने गोल्ड बेच के कुछ खरीद लिया, तो ये कौन सा है? कैपिटल ट्रांसफर। लेकिन डे टू डे के कपड़े खरीदना, मेडिसिन, फूड, खाने पीने के सामान, परचेज, जूते, चप्पल, बेसिक बेसिक जो होता है वो होता है करंट ट्रांसफर। और जब आप असेट खरीदने के लिए कुछ कर रहे हो, वेल्थ यानी कि अपने वेल्थ में से हटा रहे हो, तो उसको बोला जाता है कैपिटल ट्रांसफर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टोटल कितने तरीके के ट्रांसफर है। सर टोटल हमारे 4 तरीके के ट्रांसफर है। सबसे पहला वॉलेंट्री, दूसरा इनवॉलेंट्री, तीसरा हो जाता है कैपिटल ट्रांसफर और चौथा हो जाता है तीसरा हो जाता है करंट ट्रांसफर और चौथा हो जाता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। यानी कि टोटल कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 4, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, करंट और कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी सर, यानी कि अपन कौन से देख चुके हैं? अपन ने सबसे पहले देखा टाइप ऑफ गुड्स, तो कितने हुए टोटल? 4। फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो अगला बनाया वो कौन सा था? इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने आपको बताया टाइप ऑफ ट्रांसफर, तो कितने होते हैं? 4, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, करंट, कैपिटल। अगला आता है हमारा इंजेक्शन एंड लीकेजेस। कौन सा आता है? इंजेक्शन एंड लीकेजेस। बड़े ही ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना। मान लो ये हमारी इकोनॉमी है, ये जो सर्किल है पूरी की पूरी इकोनॉमी है। क्या हुआ? पहला कंडीशन सुनना, कंडीशन 1। कंडीशन 1 है इकोनॉमी में पैसा बहुत है, बहुत, मतलब हर जगह इकोनॉमी में क्या है? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा हर जगह। मतलब ये मान लो पैसा ही पैसा भरा हुआ है। पूरी इकोनॉमी हमारी कैसी है? पूरी इकोनॉमी हमारी भरी हुई है, हर जगह, मतलब खाली नहीं है, एक भी एरिया खाली नहीं है, हर जगह तक ऐसा है। तो आप मुझे बताओ इस मार्केट के अंदर हमें पैसा निकालना पड़ेगा या और डालना पड़ेगा? सर इकोनॉमी तो पहले से ही इतनी भयंकर तरीके से भरी हुई है, इसके अंदर और कहां से डालें? ये तो ओवरफ्लो रखी है। तो अपन क्या करेंगे? इसमें से पैसा निकालेंगे। तो जब पैसा निकाला जाता है इकोनॉमी से, बाहर निकाला जाता है, जब इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाला जाता है, जब इकोनॉमी से मार्केट में पैसा बाहर निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं लीकेज। क्या बोला जाता है? लीकेज, यानी कि पैसा बाहर निकालो। जैसे मान लो एक बलून है, उसके अंदर आपने ना बहुत ज्यादा पानी भर दिया, अब आपको पता है उसको तो टच करते ही फूट जाएगा, तो आप उसमें से थोड़ा सा पानी बाहर निकाल दोगे। जैसे गाड़ी टायर के अंदर आपने हवा भरवाई तो ओवरफ्लो कर दिया, तो आप उसमें से थोड़ा सा कम करोगे ताकि बेटर हो जाए। और इंजेक्शन कैसा होता है? जब इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं है तो आप उसके अंदर क्या करोगे? पैसा और डालोगे, पैसा और डालोगे। जब पैसा डाला जाता है तब उसको बोला जाता है इंजेक्शन। जब इकोनॉमी में पैसा ऐड किया जाता है, जब इकोनॉमी में पैसा ऐड किया जाता है तो उसको बोला जाता है इंजेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है इंजेक्शन और क्या होता है लीकेज। इंजेक्शन का मतलब तो होता है प्लस मार्केट में पैसा ऐड और करना, लीकेज मतलब मार्केट से पैसा बाहर निकालना। तो एक होता है इंजेक्शन और दूसरा हो जाता है हमारा लीकेज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है हमारा रियल फ्लो और एक हो जाता है हमारा कौन सा? मनी फ्लो। यानी कि एक हो जाता है हमारा कौन सा? रियल फ्लो और एक हो जाता है मनी फ्लो। बहुत ही बढ़िया चीज है, बड़े ही ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना। एक होते हैं हाउस होल्ड, यानी कि घर पे जो लोग रहते हैं, जो लोग
सर सभी घर में रहते हैं, अरे रुक तो जाओ, सुन तो लो, है ना। हम जैसे लोग कॉलोनी वॉलोनी में जो रहते हैं, सोसाइटी वगैरह में रहते हैं, तो एक तो हो जाता है आपका हाउस होल्ड और एक हो जाती है बिजनेस फर्म जो धंधा पानी कर रही है, ये हो गया। अब क्या होता है, हाउस होल्ड के लोग यानी कि ये लोग जब काम करने जाते हैं तो ये बन जाते हैं लेबर। तो लेबर क्या करता है, अपनी सर्विसेज इनको प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस। तो ये जो लेबर है इनको क्या देता है, फर्म को सर्विसेज देता है, और सर्विसेज के बदले में फर्म इनको क्या देती है, पैसा। बदले में क्या मिलता है, पैसा। तो याद रखना, जब ये हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फर्म को दे रहे हैं ना, तो इसको बोला जाता है रियल फ्लो। क्या बोला जाता है, रियल फ्लो। और जब फर्म इन रिटर्न इनको पैसा देती है तो उसको बोला जाता है मनी फ्लो। बोलो बात समझ में आया? हाँ सर, यानी कि मनी फ्लो के अंदर सच में पैसा जा रहा है, रियल फ्लो में आपकी सर्विसेज जा रही है, लेकिन मनी फ्लो में आपका पैसा जा रहा है। तो कितने हो गए टोटल, दो। एक हो जाता है रियल फ्लो और एक हो जाता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या हो रहा है, रियल फ्लो में लेबर अपनी सर्विसेज दे रहा है फर्म को, और मनी फ्लो के अंदर फर्म उसकी सर्विसेज के बदले में उसको पैसा प्रोवाइड करा रही है, तो इसको बोला जाता है रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इसके आगे तो मैं हमेशा बोलता हूं, आप है ना स्टार मार्क बना दो। इसके लिए तो मैं आपका पेन ही चेंज कर देता हूँ यार, ये तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसको मतलब आपको अच्छे से पढ़ के चलना। एक होता है स्टॉक और एक हो जाता है हमारा कौन सा, एक होता है स्टॉक और एक हो जाता है हमारा फ्लो कंसेप्ट। एक हो जाता है स्टॉक कंसेप्ट और एक हो जाता है फ्लो कंसेप्ट। देखो ध्यान से सुनना, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ कैलकुलेट किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसको तो बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। और जब भी ड्यूरिंग द पीरियड काउंट किया जाता है ना, तो उसको बोला जाता है फ्लो। जैसे एक स्पेसिफिक टाइम पर, जैसे क्लोजिंग स्टॉक कब होता है, एज ऑन 31/3 मान लो 2025। तो ये एक स्पेसिफिक दिन की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक, तो उसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, स्टॉक कंसेप्ट। बात समझ में आए? लेकिन जब ड्यूरिंग द ईयर ऐसे, जैसे ये वाला जो एक पॉइंट है, इसको तो क्या बोला जाता है, स्टॉक कंसेप्ट। इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो इसको तो बोला जाता है स्टॉक। लेकिन जब भी कोई चीज ऐसे कैलकुलेट करी जाती है ना ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको बोलते हैं फ्लो। जैसे कि परचेज, ऐसे नहीं बोलते, आपने 31/26 को कितनी परचेज करी, 14 को कितनी परचेज लाना है, ऐसे बोला जाता है परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको बोला जाता है स्टॉक कंसेप्ट। और एक हो जाता है हमारा फ्लो कंसेप्ट। बात समझ में है? जब भी अपन बात करते हैं, देखो प्लीज एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको जो लिखनी है वो यही लिखनी है कि जब भी अपन बात करेंगे किसकी, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसको बोला जाता है क्या, स्टॉक कंसेप्ट। और जब भी अपन बात क्या करेंगे, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे बात करेंगे तो कौन सा है, स्टॉक। लेकिन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ऐसा है, तो इसको बोला जाएगा फ्लो कंसेप्ट। तो एक होता है स्टॉक कंसेप्ट और एक हो जाता है स्टॉक कंसेप्ट। एक स्टॉक और एक फ्लो, एक स्टॉक और एक फ्लो। ये अच्छा सा है तो इसको याद रखना, इसके क्वेश्चन भी काफी बार आते हैं। अगर आप बोलो तो मैं आपको एक दो इसके क्वेश्चन समझा दूं, बता दूं। देखो कौन कौन से, देखो मेरी बुक में लिखे हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इन्वेंट्रीज इन अ फर्म, एक फर्म के अंदर इन्वेंट्री, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, स्टॉक कंसेप्ट है। लेकिन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, तो कभी भी इनकम ऑफ अ कंट्री एक दिन की नहीं कैलकुलेट करी जाती है, पूरे साल की कैलकुलेट करी जाती है, तो उसको बोला जाएगा फ्लो। जैसे प्रोडक्शन ऑफ राइस इन अ ईयर 2010, पूरे साल में राइस कितने बनाए, तो ये फ्लो है। लेकिन मैं बोलूं प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑन 1 अप्रैल को कितने चावल बनाए, ये कौन सा हो जाएगा, स्टॉक कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आएगा स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। स्टार मार्क, मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। ये हो गया आपका स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब ध्यान से सुनना। आपकी इनकम दो टाइप की होती है। इनकम कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। कितनी होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी कौन सी हो जाती है, ट्रांसफर इनकम। अब मैं समझाता हूं, देखो बड़े ध्यान से सुनना, क्या होती है फैक्टर इनकम और क्या होती है ट्रांसफर इनकम। देखो ध्यान से,
फैक्टर इनकम का मतलब होता है मेहनत का पैसा, यानी कि जो कहां से कमाई गई है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस आपने कमाई है, सैलरी कमाई है। मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा बिजनेस में तो प्रॉफिट कमाऊंगा। मैंने पैसा दिया था, मुझे ब्याज मिला, मेरी कमाई है भाई, ऐसा फ्री में थोड़ी कुछ मिला है। तो जो मेहनत का पैसा होता है उसको तो बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। और जो फोकट का पैसा होता है जिसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी उसको बोला जाता है हमारी ट्रांसफर इनकम। जैसे डोनेशन, जैसे स्कॉलरशिप मिल गई किसी को, डोनेशन हो गया, टैक्सेस हो गए जो सरकार को मिल रहे हैं, तो टैक्स और टैक्सेस भी, हाँ मेरे बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम में कौन कौन सा आ जाते हैं? जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मेहनत का पैसा, और एक हो जाता है हमारा कौन सा? ट्रांसफर इनकम, यानी कि फोकट का पैसा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी सर, समझ में आ चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे स्टार मार्क क्वेश्चन है मेरी नजरों में, दैट इज कौन कौन सा हो जाता है आपका? डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। सर कई बार इसका क्वेश्चन आता है, अगेन बोलूंगा स्टार मार्क बना लो। क्या होता है डेप्रिसिएशन और क्या होता है कैपिटल लॉस? आइए 2 मिनट के अंदर अंदर आपको समझाता हूं कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है। देखो ध्यान से सुनना। मैंने एक असेट बाय किया, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी। अगर मैंने कोई एसेट लिया तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि उसकी वैल्यू कम होगी तो उस पर लग रहा है डेप्रिसिएशन, यानी कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर। डेली यूज करने की वजह से अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो कि मैंने एक नई गाड़ी ली तो हर साल उसकी वैल्यू डाउन जाती जाएगी, दैट इज डेप्रिसिएशन। लेकिन मान लो कि किसी ने गाड़ी ली और तेज चला रहा था और गाड़ी जाके धम करके दीवार में भिड़ गई, तो भाई साहब बोनट सही दिन से टपक हो गया, पूरी गाड़ी ऐसे हो गई, मतलब क्या ही बताऊं। तो मुझे बताओ जितने का असेट था उसकी वैल्यू आज भी उतनी है? नो सर, अब तो टूट गई, अजीब सी हो गई, 18 हो गई, तो वैल्यू कम हुई। हाँ हुई ना सर। इसमें भी वैल्यू कम हो रही थी, इसमें भी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इसमें वैल्यू कम क्यों हो रही थी? नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से। इसमें कैसे कम हो रही है? बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट या कुछ और रीजन की वजह से, तो इसको बोला जाता है कैपिटल लॉस। सर एक बात याद रखना, डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, कैपिटल लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कैपिटल लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आया? सर डेप्रिसिएशन के लिए आप प्रोविजन बना के चलोगे क्योंकि आपको पता है, लेकिन कैपिटल लॉस थोड़ी कि अरे गाड़ी लूंगा तो भिड़ेगी ही भिड़ेगी, अरे भिड़ भी सकती है पर प्रोविजन नहीं बनता। बात समझ में आया? डेप्रिसिएशन नॉर्मल है, डेप्रिसिएशन कैसा है? नॉर्मल इन नेचर है, यानी कि होगा ही होगा, यानी कि ये नॉर्मल नेचर का आदमी है। कैसा है ये? नॉर्मल है, ये होगा ही होगा, नॉर्मल। लेकिन ये कैसा रहता है कैपिटल लॉस? अब नॉर्मल हो गया तो दिक्कत है, ये तो होगा ही होगा। जैसे जैसे वैल्यू हम प्रोडक्शन को करेंगे, काम करेंगे, मशीन को यूज लेंगे तो वैल्यू तो कम होगी ही होगी, लेकिन कैपिटल लॉस नॉर्मल नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट होते हैं आपके 2 टाइप, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देखो इसमें मुझे कोई जरूरत नहीं है दोबारा बताने की। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक हो जाता है कौन सा? फाइनल गुड्स। अरे बहुत सिंपल है, देखो ऐसे गुड्स जिनको आगे यूज में लेंगे वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि अभी वो कंप्लीट नहीं है, वो यूज आएंगे। लेकिन फाइनल गुड्स कौन से हैं? रेडी टू यूज। लो खा जाओ इनको, समझ रहे हो? जैसे चॉकलेट उठाई और खा ली, तो ये कौन से हो गए? बात समझ में आया? ये ऑलरेडी फाइनल स्टेज पे आ चुकी है, यानी कि इनका प्रोडक्शन, इनका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उनका प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बात समझ में आया? ये फर्दर यूज किए जाएंगे, इनको फर्दर यूज नहीं करना प्रोडक्शन के अंदर। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना।
लेकिन फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स आगे जाके खुद फाइनल गुड्स बन जाते हैं, तो 2 बार नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, ये अपने आप ये बनेंगे, तो जब फाइनल में आओगे तब काउंट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको काउंट नहीं किया जाएगा। दिस इज इंटरमीडिएट गुड्स और आपका फाइनल गुड्स। बोलो आई होप समझ में आया होगा। अब एक और आ जाती है हमारी, दैट इज कौन सी आ जाती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। कौन सी आ जाती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से याद हो जाता है। क्या होती है, एक होती है रियल जीडीपी और एक हो जाती है नॉमिनल जीडीपी। आइए मैं आपको इसके बारे में बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। इधर देखो, इधर देखो, ऐसे देखो, मैं आपको उसको ऐसे समझाता हूँ। 2016 और 2018 ऐसे समझ में आएगा आपको। तो प्राइस आपको गिवन है 3 चीजों की, ए बी और सी। ये है 16 रुपए, ये 20 रुपए और ये 30 रुपए, ठीक है। और आपको गिवन है क्वांटिटी 10, 20, 30, और ऐसे ही 2018 की भी आपको क्या गिवन है, प्राइस तो वही है, मान लो प्राइस तो वही आपको दे रखी है 16, 20 और 30, और यहाँ पे आपको दे रखा है 10, 30 और 60। याद रखना क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। जो रियल जीडीपी है ना, तो वो तो कांस्टेंट प्राइस ही लेगी, वो कभी भी अपनी प्राइस चेंज नहीं करेगी, यानी कि वो तो अपनी एक ही चीज की प्राइस पे चलेगी, जैसे जो 2016 में प्राइस थी उसी को लेके चलेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन आपका जो कौन सा होगा, नॉमिनल होगी, ये करंट ईयर की प्राइस लेके चलेगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाऊं, देखो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, एक बार और नॉर्मल पे आते हैं। देखो इधर समझाता हूं, इससे भी समझाता हूं, लेकिन एक बार ध्यान से समझो। इधर देखो क्या सीन है, इसका ऐसा सीन है कि ये जो आपकी रियल जीडीपी है ना, ये तो जो प्राइस लेके चलती है ना, ये कांस्टेंट प्राइस लेके चलती है, कांस्टेंट प्राइस, यानी कि प्राइस चेंज नहीं होगी। और नॉमिनल बोलती है नहीं, हम तो करंट ईयर की प्राइस लेंगे, जो है वही लेंगे, यानी कि आपको 2016, 2017, 2018 ऐसे दे रखा है। ये दे रखी है प्राइस 10, 20, 30, और यहां पे आपको दे रखी है क्वांटिटी 5, 10, 15। तो ये प्राइस और क्वांटिटी आपको गिवन है। तो जब आप रियल जीडीपी निकालोगे ना, कौन सी जीडीपी निकालने वाले हो, अगर आप कौन सी निकालने वाले हो, मान लो अगर आप रियल जीडीपी निकालने वाले हो, रियल, तो रियल बोलती है कि आपकी प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगी, प्राइस सेम रहेगी। तो 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 15 150। लेकिन जब आप नॉमिनल जीडीपी निकालोगे, तो नॉमिनल बोलती है हमें तो करंट ईयर की प्राइस पे ही कैलकुलेट करो, यानी कि 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 10 200, और 30 इंटू 15 ये हो गया 450। ये डिफरेंस होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पे। यानी कि एक सिंपल सी एक ही लाइन में अगर आपको बता दूं, तो रियल जीडीपी किसको लेके चलती है, ये लेके चलती है कांस्टेंट प्राइस, और अगर हम बात करें नॉमिनल को, तो ये लेके चलती है करंट। यही फर्क है सबसे बड़ा, कि ये करंट ईयर पे कैलकुलेट करी जाती है प्राइस पे, और वो कैलकुलेट करी जाती है किसके ऊपर, वो कैलकुलेट करी जाती है हमारी कांस्टेंट पे। और इस फॉर्मूले से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि भैया करंट वाली कौन सी होती है, नॉमिनल कौन सी हो जाती है, और हमारी रियल कौन सी हो जाती है। तो बात इतनी सी है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, देखते हैं। चलिए आइए, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है हमारा। दैट इज कौन सा, जीडीपी एंड वेलफेयर। स्टार मार्क बना लो, पहले ही बोल रहा हूं मैं, स्टार मार्क बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट। जीडीपी एंड वेलफेयर मोस्टली स्टूडेंट स्किप करके जाते हैं, तो आपको याद रखना है जीडीपी क्या वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूं, हायर द जीडीपी, हायर द वेलफेयर, हायर वेलफेयर। सर ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है, जीडीपी ज्यादा, जीडीपी ज्यादा, सरकार के पास टैक्स ज्यादा, टैक्स ज्यादा तो टैक्स का खर्चा भी ज्यादा किया जाएगा,
और किस पे खर्चा दिया जाएगा? सोसाइटी पे, लोगों के ऊपर ही तो खर्चा किया जाएगा। तो एंड ऑफ द डे अगर आपकी हायर द जीडीपी हायर द वेलफेयर। लेकिन इसके अंदर आपके पास जो एग्जाम से क्वेश्चन बन के आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी क्या आ जाता है? लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो पहली बात ध्यान से सुनना, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है लिमिटेशन वो है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। पहली प्रॉब्लम क्या है आपको सीखनी पड़ेगी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो ध्यान से सुनना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतने ही प्रॉब्लम आएगी किसके अंदर? सर सिंपल सी बात है, हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है जीडीपी का वो बहुत अनइक्वल है। वेलफेयर तभी जब होगा जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और इक्वल। सिंपल सी बात, मैं कोई बात बताऊं, मान लो 100 रिच पीपल है इंडिया के अंदर और ये वर्ल्ड के बेस्ट लेवल के हैं, लेकिन 80 करोड़ लोग जो हैं वो पुअर है। तो क्या आपका देश डेवलप हो रहा है क्या? नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे देश में मान लो आपके पास इतने सारे लोग हैं, पूरे लोगों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अमीर है, और इतने अमीर है कि कंट्री की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन सिंपल सी बात है बाकी सारे इतने ज्यादा गरीब है, इतने ज्यादा गरीब है कि वो लोग तो उनके पास पैसा ही नहीं पहुंच पा रहा, बिल्कुल पैसा नहीं। ये सारे बिल्कुल खाली पड़े, कुछ पैसा नहीं है इनके पास, एकदम पुअर से। तो हम दूर से देख रहे हैं, बोले जीडीपी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कंट्री की हालत ठीक नहीं है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी सही से नहीं हुआ। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। तो पहली प्रॉब्लम तो होती है, आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। नंबर 2 होता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। यानी कि पहला कौन सा था? नंबर 1 जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। नंबर 2 हो जाता है हमारा कौन सा? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट मिक्स है मोर गुड्स लाइक, यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि अब की बार देखो जीडीपी होती क्या है? जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन होना देश में। तो बात इतनी सी है, हाँ हमारे देश में प्रोडक्शन तो हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन पता है प्रोडक्शन किस चीज का कर रहे हैं? गन्स, बॉम्ब, एटॉमिक एनर्जी या फिर फाइटिंग इक्विपमेंट। मुझे एक बात बताओ, हम लोग बहुत सारे मिसाइल्स बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, बारूद बना रहे हैं, गन्स बनवा रहे हैं, तो ये कभी भी डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगी सोसाइटी में। जैसे मान लो मैंने ना एक ब्रिज वगैरह बनाया या फिर मैंने एक मॉल बनाया, तो वो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर अपन ये मान लो गन, बॉम्ब्स, एटॉमिक एनर्जीज वगैरह ये सब करते हैं, मिसाइलें बनाते हैं, तो ये कभी भी आपको डायरेक्ट हेल्प नहीं करेगा। किसके अंदर? ये आपको कभी भी डायरेक्ट हेल्प नहीं करेगा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के अंदर। तो ये जीडीपी तो दिखता है बढ़ रही है, लेकिन हमारे बढ़ क्या रहे हैं? ऐसे वाले गुड्स जिनसे डायरेक्ट कभी भी इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होता। बोलो बात समझ में आया? नंबर 3 होता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नंबर 3 कौन सा हुआ? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, यानी कि बार्टर सिस्टम। यानी कि बड़ी ध्यान से सुनना, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो गया, मनी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, आपकी जीडीपी बढ़ी नहीं लेकिन काम तो हो गया। यानी कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एक्टिविटी इकोनॉमी विच कैन नॉट बी इवेल्युएट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने मुझे कुछ और सिखा दिया, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने मुझे डांस सिखा दिया, ट्रांजैक्शन हो गया, मेरे पढ़ाई भी हो गई, तुम्हारा काम भी हो गया, लेकिन डेटा तो अवेलेबल हो ही नहीं पाया। तो जीडीपी की ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। क्या बोला जाता है इसको? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। और लास्ट आ जाते हैं एक्सटर्नलिटीज। कौन सी आ जाती है? एक्सटर्नलिटीज। बड़े ही ध्यान से सुनना, एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या हो जाता है? द फोर्थ वन हमारी कौन सी आ जाएगी? एक्सटर्नलिटीज, दैट इज EXTERNALITIES। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या हो जाता है? मैं आपको बस इसके एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो कुछ होती है गुड और कुछ हो जाती है बैड, जो इंपैक्ट करती है किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर। एक होती है गुड वाली, यानी कि इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव, और उसको बोला जाता है नेगेटिव। बड़े ही ध्यान से सुनना, यानी कि मान लो एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है बाहर की चीजें। तो देखो राम ने अपनी छत के ऊपर ही फार्म बना दिया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं नेगेटिव।
तो राम ने अपनी छत के ऊपर ही फार्म बना दिया, वहीं पे वो आलू गोभी सारी चीजें छत पे ही उगा रहा है। तो मुझे बताओ कहीं पर भी ये जीडीपी में इन्वॉल्व तो हो ही नहीं पा रही। तो जीडीपी में इन्वॉल्व नहीं हो पा रही, कैलकुलेट नहीं हो पा रही, लेकिन जीडीपी का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है इसकी वजह से। हाँ, एक हो रही है जहां पर मान लो सुरेश है, वो क्या कर रहा है, रोज लकड़ियां लेके कचरा लेके आग लगा रहा है, तो उसकी वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है। वो अपना कचरा सारा रिवर्स में फेंक के आ रहा है। तो ये रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा कहीं पर भी, लेकिन हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव फर्क दे रहा है। इसकी वजह से हेल्थ खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, एयर खराब हो रहा है, ये सारी चीजें हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, बार बार देख लीजिए। मैंने बहुत जल्दी आप लोगों को समराइज करके दिया है, तो जाइए कंप्लीट करिए और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पूरा समझ में आया क्या। मैंने पहले ही आपको 4 वीडियोस नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल की दे दी, 5वीं वीडियो आपको थ्योरेटिकल की दे दी। पूरा का पूरा नेशनल इनकम खत्म हो चुका है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जाइए कंप्लीट करिए।